मैं मुकेश सहनी से सवाल करता हूं, निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, मुकेश सहनी की संजय निषाद? ये वो पार्टी चला रहा है, वो दुकान चला रहा है। बताइए, अपने पास सिंबल रहते हुए, पार्टी रहते हुए 2018 में साइकिल पे चढ़ गया, साइकिल चुनाव चुन पे बेटा को सांसद बनाया, चलिए कोई बात नहीं है। 2019 में जिस समय में आपको लड़के गठबंधन करके, हमने बिहार में लड़के गठबंधन किया ना, 3 सीट पे लड़ा, हार गए, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे भी गठबंधन करना चाहिए, एक भी सीट पे तो गठबंधन करना चाहिए। आपने क्या किया, बीजेपी के सिंबल पर अपने बेटा को सांसद बना ले गया। उसके बाद देख लीजिए 2022 का चुनाव है, यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी को घुटने पे टेकना था, अपनी बात को मनवाना था, या अधिक से अधिक सीट पर गठबंधन करना था। आपने क्या किया, एक उनका खैरात में एक एमएलसी ले लिया और एमएलसी बन के आप एमएलसी बन गए। और अभी लोग कहते हैं कि सहनी जी टेबलेट की बात नहीं करते हैं, स्मार्टफोन की बात नहीं करते हैं, सड़क की बात नहीं करते हैं, बिजली की बात नहीं करते, सिर्फ जाति की बात करते हैं। तो आज बताइए, सामान्य वर्ग में मैं मानता हूं कि गरीब समाज के लोग हैं और गरीब है, उसको आरक्षण की जरूरी है, तो क्या निषाद में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? उनको भी तो आरक्षण की आवश्यकता है। वो आज इतने ठंडी के टाइम में आप रजाई से बाहर नहीं निकल सकते, और इतने ठंडी में 4 बजे 3 बजे भोर में जाके मछली मारता है, नदी में उतरता है, पानी में उतर के मछली मारता है, फिर सुबह 8 बजे तक आपके बाजार में ला देता है, तब आपके घर पे सुबह नाश्ता बनता है, खाना बनता है। तो आप उनके लिए फिक्र नहीं कीजिएगा। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम लखनऊ में है। आपको बता दें, बिहार के सत्ता के किंग मेकर मुकेश सहनी हमारे साथ। मुकेश सहनी लखनऊ आए हुए हैं और 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है उनकी रणनीति, आइए हम चर्चा करते हैं। मुकेश जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवालों पर आते हैं। सवालों से पहले थोड़ा पीछे जाएंगे जी। नेतागिरी में कैसे आना हुआ? नेतागिरी में कैसे आना हुआ, एक बड़ा लंबा कहानी है, तो भी संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि एक तो हम गरीब घर में जन्म लिए और स्टार्टिंग में आर्थिक अभाव में बहुत सारा दिक्कत था, तो भी पढ़ाई स्कूल लेवल पे हम लोग कर रहे थे। फिर भाग के मुंबई में चला गया बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए। उसके बाद वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी किया, और एक समय आ गया कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म मैंने बना लिया। 2013-14 तक एक अच्छा कंपनी हमने खड़ा कर लिया और बेहतर ज़िंदगी जीने लगा, जो कह सकते कि मुंबई जैसे शहर में एक अच्छी ज़िंदगी जीना, तो अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। फिर मैं बिहार आता हूँ, देखता हूँ कि मैं काफ़ी आगे निकल गया, लेकिन हमारा अपना समाज जो है वो काफ़ी पीछे है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पे लोगों के लिए घर नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब हज़ारों समस्या है। तो मुझे लगा कि इनके लिए, हक अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और हमें उस समय में जानकारी मिला कि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, दिल्ली में रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। तो मैंने थोड़ा सा सामाजिक कार्य में रुचि लिया। मैंने 2014 को फिर चुनाव आया, मोदी जी के साथ प्रचार भी किए। हाँ, 2014 को चुनाव आया, मोदी जी को हमने बहुत मदद करके जिताया, एक अच्छे उम्मीद लेकर कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैंने उनको जिताने के बाद, फिर जीतने के बाद वही जो राजनेता का जो होता है कि जनता को भूल जाना। तेजस्वी जी के साथ गठबंधन कर लिए? नहीं, वो लोग फिर उस पहले वो लंबा है, वो भी भूल गए। फिर मुझे गुस्सा आया कि जिस आदमी के लिए इतना मेहनत की है, वो आदमी जीतने के बाद थैंक यू तक नहीं बोला। मोदी जी, जो भी नेता थे, लीडर थे स्टेट के, उन लोगों ने, फिर हमने पूरे स्टेट में हमने काम किया। 2015 में हमने बहुत अच्छा संगठन खड़ा कर लिया। फिर उस समय में भी बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपनी बात को मनाया। उस समय में भी वादा किए कि हम आपके लिए काम करेंगे रिजर्वेशन का। तो 2015 में भी मोदी जी के लिए मैंने काम कर दिया। फिर इलेक्शन खत्म हो गया, फिर भूल जाते हैं। तो लड़ाई फिर मैं लड़ते रहा। फिर उत्तर प्रदेश में भी संगठन को हमने खड़ा किया 2016 में। तो फिर मैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पहले अपने प्रदेश में। आपकी पार्टी वीआईपी तो 2018 में संगठन हम बना दिए थे, निषाद विकास संघ, उसके बैनर तले हम लोग 2016 में भी उत्तर प्रदेश में सिंगबेरपुर में सबसे बड़ा मूर्ति हमने ही लगाया था, गौराज निषाद जी का। आपके चंपा देवी पार्क में 2016 में जो संजय निषाद जी रैली किए, वो रैली हम ही करवाए थे उनको। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने करने के बाद हमें लगा कि नहीं, अपने प्रदेश में थोड़ा जगह बनाना चाहिए और फिर बाहर आप बाद में काम किया जाए। फिर मैंने 2017 में बिहार लौट के फिर से मैंने काम चालू किया, और फिर 2018 में मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। और एजेंडा यही है कि निषाद समाज को सम्मान मिले, आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उसको आरक्षण मिले। तो इसके लिए लड़ाई लड़ते रहा। फिर 2019 में बात नहीं बना तो हमने यूपीए के साथ गठबंधन कर लिया, तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके 3 लोकसभा सीट पे हम लड़े।
लेकिन परिणाम अच्छा नहीं रहा, मेरे पक्ष में नहीं रहा और मोदी लहर में मतलब हम लोग चुनाव हार गए, बह गए उसी में, बह गए जो भी है। तो फिर लगा कि नहीं और मजबूती से तैयारी करना है। फिर हम लोगों ने फिर प्रदेश में अच्छा काम करने लगा, संगठन पे मजबूती से काम किया और 2020 तक इतना ताकत हो गया कि सामने वाले ने सामने से आके उनको एहसास था कि अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनकी सरकार नहीं बनेगा। फिर वो 11 सीट और 1 MLC देते हैं। और उससे पहले थोड़ा तेजस्वी के साथ में था तो उन्होंने चीटिंग किया। उनको लगा कि मैं अकेले लड़ जाऊं ताकि सब जगह वोट काट लूंगा और उसका आसानी से जीत हो जाएगा, तो मेरे साथ चीटिंग किया। तो मैं उस समय उसके गठबंधन तोड़ा और बाहर निकला तो NDA की तरफ से ऑफर आया। तो उस समय मेरा लिए सबसे बड़ा दुश्मन तेजस्वी था, उसको ख़त्म करना था। और NDA के साथ मिलकर मैंने चुनाव लड़ा और 4 विधायक बना और हमारी NDA की सरकार बना और तेजस्वी सत्ता से बाहर रहा। तो जो निषाद के साथ चीटिंग किया उसको सत्ता से हम लोगों ने बाहर करने का काम। तेजस्वी आपके सबसे बड़े दुश्मन थे उस समय। हाँ, और आज नहीं है। आज नहीं है। आज मित्र हो गया। मित्र नहीं है। हाँ। लेकिन एक राजनेता है, लेकिन आप तो NDA के घटक है ना। हाँ ठीक है भाई, संबंध तो एक दूसरे से होना ही चाहिए ना। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यहाँ पे मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं आज अगर अपना दुश्मन मानता हूँ तो केंद्र सरकार को मानता हूँ, क्योंकि निषाद का जो आरक्षण है वो जेन्युइन मांग है। बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, देश के संविधान में हमें आरक्षण दिया हुआ है। देश एक है, संविधान एक है और संविधान को लागू कराने का काम केंद्र सरकार का है और मुझे नहीं मिल रहा है। और मुझे 2014 से लगातार केंद्र सरकार के जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो या बड़े उनके नेता है, सबसे हमने अपने आरक्षण की बात किया और सबने समय समय पर उन्होंने कहा कि करेंगे। कभी भी ये नहीं कहा कि हम कम नहीं करेंगे, और करेंगे तो करते हैं, चुनाव की बात करते हैं और समय निकल गया। 6 से 7 साल हो चुका, अभी तक किए नहीं है। सनी जी, एक सवाल और है, सबसे पहला सवाल। अभी तक तो आपकी चर्चा में कर रहा था, आपने खुद बताया अपने बारे में, जीवन के बारे में। बिहार के सत्ता के आप किंग मेकर है जी, लेकिन आप ठीक से पाँव वहाँ जमा नहीं पाए अभी कहा जाए जमा नहीं। फिर यूपी, आपको नहीं लगता कि जल्दीबाजी कर रहे हैं आप? नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये मौका 5 साल के बाद आने वाला है और भला बुरा बिहार में हम एस्टेब्लिश हैं। अब सरकार का हिस्सा है, मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार है, वहाँ पे है। मजबूत नहीं मजबूर है। हाँ, और मजबूरी में आप हैं वहाँ? नहीं, हम नहीं है, सरकार है। अच्छा। और वहाँ पे एक पार्टी का सरकार नहीं, 4 पार्टी का सरकार है। जितना 74 वाले के पास पावर है ना, उतना ही 4 वाले के पास भी पावर है। तो वहाँ हम मजबूती से अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा। उसमें 1% भी कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, रहा कि उत्तर प्रदेश अभी चुनाव का समय है। मैंने 2016 में भी संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में काम किया। अभी मैं तो वहाँ थोड़ा डेवलप हो गया, तो अभी भी मेरा काम है अपने समाज के लिए संरक्षण करना। जरूरी नहीं कि उसके लिए मैं जीत लूंगा, लेकिन उनके पीछे मैं खड़ा रहूंगा या उसके आगे खड़ा रहूंगा तो उसको हौसला बढ़ा रहेगा। तो मेरा यह है कि मैं 2016 में भी काम किया, तभी भी काम करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कल हम जीत ही लेंगे, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। तो मैं बिहार में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक आदमी की लड़ाई नहीं है। हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, तीनों राज्य में आरक्षण एक सामान्य होना है और तीनों राज्य के निषाद को अपने पैर पे खड़ा होना है। तो बिहार के बड़े भाई तो कर रहे हैं ना, संजय निषाद जी तो कर ही रहे हैं, तो उस पर क्या करने आ गए? उस पर भी आते हैं ना। आपका बिहार में तो हमने अपनी ताकत दिखा के सत्ता में हम पहुंच गए। ठीक है, लड़ाई है केंद्र सरकार से। आरक्षण मांग है कि सत्ता में पहुंचना? आरक्षण मांग है और साथ में सत्ता में भी पहुंचना, दोनों चीज। तो माना जाए कि और आरक्षण, सत्ता तो आपको मिल गया, लेकिन आरक्षण वहां भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय निषाद जी कहते हैं कि मुकेश साहनी, जो संजय निषाद जी और उनके समर्थक कहते हैं कि मुकेश साहनी जी संजय निषाद को कमजोर करने यूपी में आए हैं, बिहार में तो दिला नहीं पाया आरक्षण, और क्या यूपी में खाक दिलवाएंगे? उसको मैं कह रहा हूँ ना कि आप आइए मेरे साथ। कमजोर कौन कर रहा है आपको? वो तो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए। मैं आ जाता हूँ उनके साथ जी, मैं उनके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो उनको बोलिए एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए, और सब डिसीजन उत्तर प्रदेश के निषाद भाई ले, 100 निषाद भाई को एक जगह बुला ले और वो सब मिलकर डिसीजन ले। हम पीछे से खड़े हैं, हम पूरा समर्थन उनको देने के लिए तैयार है, तन मन धन दे के तैयार है। उनके पास तो सिंबल भी नहीं है, हमारे पास सिंबल भी है। आप और सब मिलकर तैयारी कीजिए और मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। उत्तर प्रदेश से 100 निषाद को एक जगह कीजिए, सामाजिक लोगों का, और उन सबको डिसीजन लेने के लिए छोड़ दीजिए कि 2022 के चुनाव में करना क्या है।
और हम हर तरह से आपको पीछे से मदद करते हैं। हम तो आपके कैमरा के सामने में बोल रहे हैं कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और मैं एक भी डिसीजन नहीं लूंगा। और वो कह देंगे 165 कैंडिडेट आपके नहीं लड़ेंगे, हाँ। उनके अनुसार सब कुछ होगा तो मानने को तैयार है? उनके अनुसार नहीं, ये 100 आदमी के अनुसार। 100 लोग आपके रहेंगे कि उनके रहेंगे? उनके रहेंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे, उनके नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के निषाद भाई होंगे। जिसकी चयन वो कर ले, हम भी कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के निषाद जो होंगे वही होंगे और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। और वो 100 आदमी कन्विंस कर लेंगे कि मुकेश जी आपको नहीं लड़ना तो हम नहीं लड़ेंगे। तो वो 100 अगर डिसीजन ले लेता है कि 100 में से 51 लोग भी डिसीजन ले लेता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, संजय जी को ही चुनाव लड़ना है, तो हम नहीं लड़ेंगे। वो तो कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने सुझाव मांगा है। आप तो गोरखपुर से आए हैं जी, वो पार्टी चला रहा है, वो दुकान चला रहा है। बताइए, अपने पास सिंबल रहते हुए, पार्टी रहते हुए 2018 में साइकिल पे चढ़ गया, साइकिल चुनाव पे बेटा को सांसद बनाया, चलिए कोई बात नहीं है। 2019 में जिस समय में आपको लड़के गठबंधन करके, हमने बिहार में लड़के गठबंधन किया ना, 3 सीट पे लड़ा, हार गए, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे भी गठबंधन करना चाहिए, एक भी सीट पे तो गठबंधन करना चाहिए। आपने क्या किया, बीजेपी के सिंबल पे अपने बेटा को सांसद बना ले गए। उसके बाद देख लीजिए 2022 का चुनाव है, यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी को घुटने पे टेकना था, अपनी बात को मनवाना था या अधिक से अधिक सीट पर गठबंधन करना था। आपने क्या किया, एक उनका खैरात में एक एमएलसी ले लिया और एमएलसी बन के आप एमएलसी बन गए और अभी उसके चंगुल में फंस गए। आप रैली करते, उससे पैसा लेके रैली करते हैं। जब अगर तो कहते हैं निषादों की बात कहने वाला कोई नहीं था, न संसद में था, न विधानमंडल दल में था, सबका घर वही चला रहे थे ना, सबका घर वही चला रहे थे। कहते हैं निषादों के बड़े नेता बोल रहे थे। मैं मुकेश सहनी से सवाल करता हूं, निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, मुकेश सहनी की संजय निषाद? ये तो कहते हैं, वो कहते हैं, मैं इसलिए सवाल, संजय निषाद हो या मुकेश सहनी हो, मेरा चेहरा कोई शाहरुख खान के जैसे गोरा चिट्टा नहीं है कि मुझे लोग पसंद कर रहा है। मैं मल्ला का बेटा हूँ, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी डरता है। और मेरा जो ताकत है ना, बिहार हो या उत्तर प्रदेश के निषाद का बेटा है, निषाद का बेटा है तो मैं लीडर हूँ, निषाद का बेटा मेरे साथ नहीं है तो मैं जीरो हूँ। तो वही संजय निषाद के साथ भी, निषाद का बेटा है तो वो हीरो है और निषाद का बेटा उसके साथ नहीं है तो वो जीरो है। आज बताइए ना कि वो बिहार से आकर मैं आज उसको कड़ी टक्कर दे रहा हूँ, तो उसके कहीं ना कहीं रणनीति खराब है ना। नहीं तो मुझे 2 मिनट 2 इंच भी जमीन नहीं मिलता बिहार उत्तर प्रदेश में खड़ा रहने के लिए। आज गोरखपुर में इतना बड़ा रैली कर देना या पूरे प्रदेश में इतना रैली कर लेना, ये मुझे जगह मिल रहा है। और उनके पास जितने भी हमारे पास कार्यकर्ता है, 95% लोग पहले उनके साथ थे। मुकेश जी आपको मैं रोकूंगा, अभी आपने कहा कि बिहार, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और वो लोग आज हमारे साथ हैं। आप बिहार से आए हैं, हाँ, उनका एक तर्क है, मैं ऑन कैमरा तो नहीं बोलूंगा, हमारे चैनल से बातचीत उन्होंने कहा था कि लालू यादव जब आए थे बिहार से यूपी लड़ने राजद, तो यादव जो उनके साथ यादव थे उसको लोग गाली देते थे, जो मुलायम सिंह के साथ यादव थे उनको लोग गाली नहीं देते थे, सम्मान मिलता था। उनका तर्क यह है कि जो निषाद मुकेश सहनी को वोट करेंगे, मुकेश सहनी के साथ है, उनका सम्मान नहीं है। जो संजय निषाद के साथ है उसका सम्मान है, और जो निषाद राज बोलेगा वो निषाद पार्टी का है। निषाद राज तो हम भी बोल रहे हैं, तो निषाद राज कहते हैं संजय निषाद की, तो मैं भी जय निषाद राज बोलता हूँ। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर संजय निषाद जी अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, तो हम भी उनके साथ है भाई। वो कल बीजेपी से बिहार उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का उनका कहना है कि 18% हमारे पास वोट है। 18% का वोट का मतलब हुआ 10% पोलिंग कैपेसिटी। ये प्रदेश में सरकार बनेगा, उसके पास 40% वोट होगा और 40% वाले को, जिसको 10% चाहिए, वो 403 सीट में से आपको कम से कम 100 सीट आपको मिलना चाहिए। 100 सीट नहीं, आप 50 सीट ले लीजिए बीजेपी से, हम बेगर कंडीशन का हम आपको निषाद पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन आप 50 सीट की जगह 5 सीट पर ले लीजिएगा, घर परिवार लड़ा दीजिएगा, किसी को पैसे से टिकट से भेज दीजिएगा, तो ऐसा थोड़े राजनीति होता है। समाज पे कैसे खड़ा होगा? आपको अपना दम पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने एक ताकत बनाना पड़ेगा। अभी आपने देखा था उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन, आपने देखा, पूरे देश देखा किस तरीके से अपने समाज के बेटा को मारने की बात कर रहा है, किस तरीके से अपना टिकट बेचने की बात कर रहा है। अरे टिकट मिला नहीं, उससे पहले बेचने की बात कर रहे। अभी दुकान थोड़े चलाना है भाई। आपको निषाद ने खड़ा किया अपना नेता समझ के, तो नेता बन के आप लीडर बनिए ना। जैसे बिहार में लालू प्रसाद ने बना, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने बना। जब दोनों जगह मजबूत से नीति और नियत सही रख के लड़ाई लड़ा, तो दोनों जगह का यादव भाई मजबूती से एक दूसरे को सम्मान दिया। आज उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश के निषाद को यूं ही नहीं छोड़ देंगे ना कि एक आदमी जिधर मर्जी होगा उधर बेच देगा समाज को। समाज को सही तरीके से लेके चलिए, मैं आपके साथ हूं। समाज के बेचने का अगर बात कीजिएगा तो फिर तो आपके साथ विरोध करेंगे और फिर हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग खरीदने वाला है उसको भी उसका औकात दिखा देंगे।
हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ने के लिए, हम तो एनडीए के साथ ही रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। वो कह रहे हैं 70 साल से कुछ हुआ नहीं, थोड़ा टाइम दे देते हैं। थोड़ा टाइम आप भी दे दीजिए, आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए। कहते हैं 72 घंटे में सामान्य वर्ग को आरक्षण हो सकता है इस देश में, जो कभी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता है। और आपके आरक्षण इतना 75 साल से अटका हुआ वो पूरा नहीं करेगा भाई। 7 साल हो गया मोदी जी को केंद्र में आके, 2014 में है और 2021 है, अभी 22 आने वाला। तो अब इतना साल में नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? उत्तर प्रदेश में भी आपका सरकार, दिल्ली में भी आपका सरकार, बिहार में भी आपका सरकार, फिर किस लिए लटका कर रखे? वो तो कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव मांगा है, तमाम अधिकारी तय हो गए हैं। एक मिनट, क्या बोल के रैली की है? क्या और अमित शाह जी घोषणा करेगा? अमित शाह ने कहा इस बात को, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। संजय निषाद ने कहा इस बात को, आप कह रहे हैं? तो संजय निषाद जी से ही बोल रहे हैं, हम अमित शाह जी से नहीं बोल रहे हैं, हम संजय निषाद जी को ही कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि भाई निषाद आरक्षण रैली हम कर रहे हैं और गृह मंत्री जी घोषणा करेंगे, आप लोग आओ। ये झूठ बोल के बुलाए। आपको सच बोलना चाहिए कि भाई आप आ रहे रैली में। लगता है संजय निषाद झूठ बोलते हैं? झूठ बोले, झूठ की खेती। नहीं, हम क्यों इतना बोले भाई? वो भी मेरा समाज का बेटा है, मुझे उससे कोई ये नहीं। मेरा ये कहना है कि समाज के साथ वो चलेंगे तो मैं उनके साथ हूँ, समाज के साथ गद्दारी करेंगे तो मैं उनके साथ नहीं, उनका विरोध करेंगे। आप तो कहते हैं कि पारिवारिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, तब क्यों साथ देने को? सही करें ना। देखिए, आदमी कभी भी अच्छा हो सकता है, कभी भी बुरा हो सकता है। आदमी कल तक क्या था ना, मुझे उससे नहीं लेना देना। आज वो अगर अच्छे हो जाते हैं, आज मैंने उनको खुला पत्र लिखा कि जैसे वो योगी जी को खुला पत्र लिखा, वैसे हम भी उनको खुला पत्र लिखे और उसको पोस्ट भी किए, कुरियर भी किए कि भैया समाज के 100 लोगों को एक जगह बैठाओ और आप ही लीड करो उत्तर प्रदेश को। मुकेश सहनी हर तरह से आपको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन डिसीजन वो लो कि जो समाज हित में हो। आरक्षण दिया तो बहुत ही अच्छा है, बेगर कंडीशन का हम बीजेपी को मदद करने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी दे देगी तो आप नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, आरक्षण लागू कर दे, वहाँ भी नाराजगी समाप्त हो जाएगा। अरे मैं वहाँ पे भी नाराजगी समाप्त। वहाँ तो आपको मिला नहीं ना, अगर यहाँ मिल जाता है पहले यहाँ एक जगह नहीं होगा, एक साथ में 3 जगह हो जाए। 3 जगह हो जाए, पहले एक जगह भी कर देना, मुझे कोई इशू नहीं है। एक जगह रैली आरक्षण लागू कर दे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्वांचल के कई सीटों पर आपका प्रभाव है, आपकी जाति का प्रभाव है। सवाल यह आता है कि अन्य बिरादरी को जब तक आप साथ में नहीं लेंगे तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। किसी पार्टी से गठबंधन होगा नहीं, तब कैसे जीतेंगे? देखिएगा, हम केवल देखिए क्या है जी, काशीराम जी का कहना था कि एक बार चुनाव लड़ो अपने आप को समझने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मतलब आप समझने आए हैं? हाँ, नहीं, दूसरी बार चुनाव लड़ो। एक बार हम लड़ आप तो कहते हैं कि सत्ता में भागीदारी, एक बार हम लड़ चुके हैं, समझ चुके चुनाव कैसे होता है, हार के देखे हैं। दूसरी बार जीतो या हराओ, तो हम ये दूसरी बार लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे या हराएंगे। हराएंगे तो भी हमारी जीत है और जीतेंगे तो भी हमारी जीत है। तो उत्तर प्रदेश में हम ये पॉलिसी से 2022 में चुनाव लड़ेंगे और 23 में जब हमारे पास यहाँ पे अगर हम चुनाव जीत गए तो अच्छी बात है, जहाँ हार गए वो दूसरे को पता चल जाएगा कि किसको जैसा हारे। जब ताकत देख लिया कि मैं हरा सकता हूँ तो 2027 में हमारे साथ लोग साथ आएंगे और उस समय जीतने के लिए। सरकार के लोग कहते हैं आपके बारे में, यूपी सरकार के लोग जो हम बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि साहनी जी टेबलेट की बात नहीं करते हैं, स्मार्टफोन की बात नहीं करते हैं, सड़क की बात नहीं करते हैं, बिजली की बात नहीं करते, सिर्फ जाति की बात करते हैं। वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना, वो पूरा करे। बाकी रहा सत्ता में वो है, कर रहे वो रहे। हमारे लिए तो मैं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए जो मेरा पार्टी बना है, ये आंदोलन से जन्म लिया हुआ पार्टी है। भला हम अपने मुद्दे को इसे छोड़ देंगे? हम आज बिहार में सरकार में आए तो हम सरकार में थोड़े बोलते हैं कि ये पशुपालन का ये विभाग का जो स्कीम है सिर्फ मछुआरों को मिलेगा। वहां पे हर जाति धर्म को हम स्कीम दे रहे हैं, हर चारों कैटेगरी के लिए, SC ST अति पिछड़ा सामान्य वर्ग के लिए स्कीम बनता है। तो हम राज्य में जब काम कर रहे हैं तो सब जाति धर्म के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने घर की बात करेंगे, परिवार में बात करेंगे, तो मेरा भी तो दायित्व बनता है कि अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचना। तो आज मैं अपने परिवार के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ भाई, उनके सबसे मूल आज लड़ाई आरक्षण देना। तो आप दीजिए, अगर आप भी अगर सबके लिए सोचते हैं तो आरक्षण लागू कर दीजिए। मैं तो कहूंगा कि सामान्य वर्ग अपर कास्ट को आपने आरक्षण दे दिया 10% 72 घंटे में, निषाद को क्यों नहीं दिया? अच्छी बात है ना, अच्छा बात है।
हम तो कहेंगे कि देश में हर जाति धर्म गरीब व्यक्ति को हर जाति में वही आरक्षण दे दीजिए। 8 लाख से कम कमाने वाला व्यक्ति को सबको आरक्षण दे दीजिए। किसी भी, चाहे वो रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो या बीरू जी हो, जो 8 लाख से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति है उसको किसी को आरक्षण नहीं दे। मतलब आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दीजिए। देश के जितने भी आरक्षण है सब आर्थिक आधार पे दे दीजिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ? आर्थिक आधार पे दीजिए आरक्षण। सारे आरक्षण को आर्थिक आधार पे लागू कर दीजिए। 8 लाख से कम कमाने वाले को आरक्षण दीजिए। तो आज बताइए, सामान्य वर्ग में मैं मानता हूं कि गरीब समाज के लोग हैं और गरीब है, उसको आरक्षण की जरूरी है। तो क्या निषाद में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? उनको भी तो आरक्षण की आवश्यकता है। वो आज इतने ठंडी के टाइम में आप रजाई से बाहर नहीं निकल सकते और इतने ठंडी में 4 बजे 3 बजे भोर में जाके मछली मारता है, नदी में उतरता है, पानी में उतर के मछली मारता है, फिर सुबह 8 बजे तक आपके बाजार में ला देता है, तब आपके घर पे सुबह नाश्ता बनता है, खाना बनता है। तो आप उनके लिए फिक्र नहीं कीजिएगा, उसके लिए भी फिक्र करना। ये संसार, ये देश जो है वो निषाद का भी है, तो उनके लिए भी पॉलिसी बनाना चाहिए। और मेरे लिए कोई नया पॉलिसी नहीं बोल रहा हूँ। आके कल बोल दे माननीय प्रधानमंत्री जी कि मुकेश जी आप जो मांग रहे वो जायज नहीं है, नाजायज है, कल से हम आरक्षण की बात करना छोड़ देंगे। कल से मैं आरक्षण की बात करना छोड़ दूंगा। लेकिन जब जायज है तो फिर इसमें देरी किस बात का है? 7 साल आपने कैसे लगा दिया है? और अभी भी करेंगे, सरकार बनेंगे तो करेंगे, लेटरबाजी कर रहे तो इस समाज को गुमराह कर रहे हैं ना भाई। आप आ जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि भाई हम आरक्षण देते हैं। संजय निषाद जी कहते हैं, संजय निषाद जी कहते हैं कि समाज को गुमराह कोई कर रहा है तो मुकेश सहनी। हमारे चैनल से बातचीत सबसे उन्होंने कहा, लगातार बोल रहे हैं चैनल पे जो लोग दिशा देखते हैं और कह रहे झुआ बारोट मेरे पास है, मुकेश सहनी आएंगे तो उनको दिक्कत होगा। वो सब समझ में आ जाएगा, चुनाव का समय आने दीजिए। उनके रैली में ही आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा, कुर्सी टूटा, 25 लाख भीड़ लाने की दावा करता था, 25,000 भी नहीं ला पाए। ठीक है, उसके वो भी झूठ बोल के लाए कि आरक्षण का घोषणा होना है। ये उनको पता है कि उनके पास कितना वोट है। अगर उनके पास वोट होता, लोग होता तो झूठ नहीं बोलते। वो ये तो मानते हैं ना कि आरक्षण का घोषणा होना नहीं हुआ, या और केंद्र सरकार को तो ABCD नहीं पता था कि आरक्षण होना है। रैली के 4 दिन के बाद RTI को लेटर लिखा योगी सरकार ने कि भाई इसका जवाब दीजिए। तो बताइए कि अगर उनको इस आरक्षण से मतलब रहता तो 4 महीना पहले लिखता। आपका मानना है कि संजय जी निषादों को गुमराह कर रहे हैं? निश्चित और मानना नहीं है, कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश को निषाद को पता है। और उत्तर प्रदेश के निषाद को मैं कहूंगा दिल पे हाथ दे के अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच के 2022 में सही निर्णय लीजिएगा। हो सकता है मैं गलत निर्णय लूंगा, हो सकता है डॉक्टर संजय गलत निर्णय लेंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, और आप गोरखपुर से आए तो गोरखपुर तो निषाद का राजधानी है, तो वहां पे लोग सुनेंगे कि हर एक निषाद का बेटा अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचिएगा, अपने अगल बगल के अपने समाज के बारे में सोचिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा कि आपके वोट देने से किसका लाभ होना है। बिहार से आप आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के राजनीति में कुछ हलचल है। 2022 में क्या होने वाला है? आपकी मांझी जी से मुलाकात भी हुई है। निषाद के बेटा जहाँ रहेगा ना वहाँ हलचल होगा। नहीं, हलचल होगा। तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का कल बयान आया है कि सारे सेकुलर दल एक साथ आए, तो कुछ हलचल है, हो सकता क्या लग रहा है? यही तो नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मुकेश सहनी जो है विवाद बोलते हैं, विवाद अंदाज में, तो क्या लग रहा है गठबंधन टूटेगा? हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। क्या लग रहा है गठबंधन टूटेगा? यही तो दुश्मन नंबर 1, सबसे नंबर 1 दोस्त बनने जा रहा है। तुम बोल दिए कि हमारे दुश्मन नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा उस समय का सबसे बड़ा मेरा दुश्मन था। हाँ, और आज वो नंबर 1 से बाहर कर दिया। 2022 में सबसे बड़ा दोस्त बनने जा रहा है। मेरे दुश्मन नहीं है। दूसरी बात, यही तो मल्ला के बेटा में खूबियां हैं कि हमारे अभी चर्चा होने लगा है और इतनी ताकत हो गया है कि बिहार में मेरे लेटर पे बिहार के एक मुख्यमंत्री बना। तो ये हमारी ताकत है, ये हमारी पॉलिसी है। हम ये दूसरे के सिंबल पे, दूसरे के पार्टी में जाके राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम संजय जी पे तंज कस रहे हैं क्या? नहीं, हम अपने दम पे समझिए ना। देखिए, हम खाली बोल रहे हैं, आप मान रहे हैं कि संजय जी भाई हम बोल रहे हैं और आप मान ले रहे हैं। एक पत्रकार होके आप मान ले रहे हैं, तो गांव के लोग भी मान रहे हैं कि कौन आदमी किस तरीके से राजनीति कर रहा है। तो हम अपनी राजनीति अपने दम पे करते हैं, अपने कंडीशन पे करते हैं, और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए निश्चित तौर पे मैं एकदम अड़िग हूं। और जब तक ये समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, भारत के हर कोना जाके लड़ाई लड़ेंगे और हमारे दुश्मन को हम बताएंगे और उनको नुकसान देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में नाव किसकी बैतरनी पार कर रही है? नाव के साथ जो रहेंगे और उतराई देंगे तो उसको पार लगाएंगे। अगर उतराई नहीं दिया तो बीच नाव को है ना, बीच समुद्र में या नदी में पलट देंगे।
वो हमारे पूर्वज ने बहुत गलती किया कि इस पार से उस पार उतार दिए और कुछ लिए नहीं। अब बोल दिए कि हमको उस पार में वो कौन सा जमाने में हमको आप बैतरनी नदी पार करा दीजिए, हम लोग को पार कराएं। राम के नाम पे आप दुनियादारी राजनीति कर रहे हैं और राम को जो पार लगाने वाले उनको आज भूल गए हैं। तो ये ऐसी राजनीति आप लोग कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि आने वाले समय में जो हमको पार हमारे साथ आएंगे, हमारे उतराई देगा, उसको हम पार लगाएंगे, नहीं तो बीच मझधार में उसको डुबो देंगे। मतलब किसको डुबोने की बात कर रहा है? जो हमारे अधिकार नहीं देगा उनको, केंद्र सरकार को। अच्छा, वहाँ बिहार से तो अनुशंसा करके केंद्र में भेजा गया है ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। मतलब बिहार में आप खुश है? नहीं, बिहार में भी खुश क्या है, मतलब हमारी सरकार वहां चल रही है, नीतीश जी के सहयोग में हम सरकार चला रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में मेरे आंदोलन से लाठी डंडा चला और उस सेकेंड डे ही कैबिनेट पास करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया कि निषाद समुदाय को आरक्षण दीजिए। मांझी जी ने गलत बयान दिया था, गलत बयानबाजी उन्होंने किया था ब्राह्मण समाज को लेकर। उसके अगले दिन आप पहुंचते हैं, उन्होंने कहा, आपका तर्क था, आपका कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं बोला। नहीं, आपने क्या कहा? मैंने ये बोला, आप मौन समर्थन तो नहीं करने गए थे? ना, हमारे अभिभावक है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, हमारे सहयोगी हैं और हमारा मिलना जुलना चालू रहता है। उस समय में उन्होंने जो भी विवादित जो भी टिप्पणी दी है, ठीक है, उसके लिए वो खेद प्रकट कर चुके हैं। उसके लिए ये भी बोल चुके कि ये हम अपने लोगों को बताएं। तो मेरा ये कहना है, मतलब जो आदमी खेद प्रकट कर ले, माफी मांग ले, जो आदमी अपने आप को कह दे कि ये मैं आपको नहीं बोला, मैं अपने लोगों को बोला, तो मामला तो वहीं पे खत्म हो जा रहा है। इसको बेवजह तुल देने की क्या जरूरी है? मान लीजिए कालखंड में कोई किसी ने एक बार बोल दिया, तो उसी गाली को 1000 बार क्यों दोहरा रहे हैं भाई? उसको दोहराने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? जो चीज बोला गया और उसके लिए जो व्यक्ति माफी मांग लिया, इस संसार में होता है ना भाई, लोग गलती करते हैं, लोग माफी मांग लेते हैं, लोग एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। उसने तो पहले तो ये कहा कि हमने बोला ही नहीं, तो बात मामला ही खत्म हो गया। उसके बाद भी बोला कि अगर किसी को मेरे बात बोलने से आहत है तो मैं माफी मांग लेता हूं। जब इतना सब चीज कर ही लिया तो इस पे मुझे लगता है कि ज्यादा आप या हम ज्यादा बोल के कोई मतलब नहीं है। ज्यादा बोलना, जवाब देना उनका है और उनके पूछने वाले को पूछना चाहिए। 2022 के चुनाव में यहाँ की रणनीति, यूपी की रणनीति तो आपने बता दिया। 22 में वहां कौन सा खेल खेलने जा रहा है? खेला करने जा रहा है वहां जब जो होगा वो सब आप नहीं, वहां तो लोग बता रहे हैं वहां तेज प्रताप जी आज बता दे, ऐसा होता है क्या जी? ये राजनीति है भाई। देखे महाराष्ट्र में 4 बजे भोर में चले गए थे शपथ लेने के लिए, दुनिया को किसी को पता चला था? तो राजनीति में कभी क्या होगा किसको पता रहता? नाराज है कि नहीं? नहीं, हम सरकार में कंफर्टेबल है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। मुझे जो योजना चलाना है, जो काम करना, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं जिससे नाराज रहूंगा उस सरकार पलट जाएगा। मतलब सर, अपने जिस दिन नाराज हो जाएंगे सरकार पलट जाएगी? हाँ, यस। चलिए, स्थानीय जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।